हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 2 है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, मतलब पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, उनसे रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंतर्गत स्टेटमेंट्स हैं, आयोग हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में तो मैंने आगे के जो 19 नंबर जो चैप्टर है उसको छोड़ के 20, 21, 22, 23, 24 इन सब में सांख्यिकी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैथ्स नहीं आती है और इसमें आगे आपको मैथ्स बताई गई है और बहुत ईजी तरीके से बताई गई है। आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, क्योंकि लास्ट के जो हमारे ये चार चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 5 चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शिक्षा में सांख्यिकी से रिलेटेड जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये पुटअप किए जाएंगे। जैसे मीन, मीडियन, मोड है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे। तो आप लोग को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ भी नहीं पढ़ाऊंगी, जो भी हमारे 1 लाइनर हैं या 2 लाइनर हैं या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे मैंने पिछले ईयर का पेपर देखा है उस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारा एनालिसिस करके ही आपको इसमें हाईलाइट करके पोर्शन देती हूँ। तो सारा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैथ्स नहीं आती है, उनको मैथ्स से डर लगता है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। जो मैंने आपको बताया है बहुत ईजी तरीके से बताया है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये 5 चैप्टर स्किप तो किए नहीं जाएंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। और इसमें जो वैज्ञानिक जो आए हैं, जिन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो भी पूछी जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी कहीं नहीं जाने वाले हैं और जो हमारे ये सांख्यिकी के क्वेश्चंस हैं ये भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सब मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगता है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। इससे आगे मैं आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी हमारी डेफिनीशन है, अगर आप बताइएगा कि डेफिनीशन वाला वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस जो ये हमारा ये जो चैप्टर है, कि वैसे भी सर ने जो डिस्कस किया है उसमें कुछ डेफिनेशंस भी बताई गई हैं, उन्होंने डेफिनेशंस भी डिस्कस करी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड जो हमारे सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं अगर वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 19 नंबर चैप्टर से, और ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस दे रखे हैं और ये लास्ट हमारा वीडियो है। यहाँ पर आपका पूरा सेकेंड पेपर कंप्लीट हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, अगर आपने हमारे ये चारों लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं तो पक्का से आपका कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा, हमारे लेक्चर से ही पूछा जाएगा, आप सही सही करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस 3 वीडियो जो मैंने पहले बनाया और ये जो लास्ट वीडियो है 4th नंबर, ये वाला जरूर देखेगा। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसमें मैंने मैथ्स बताई है, ठीक है। तो चलिए हम 19 नंबर चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले में मैंने 18 चैप्टर्स थे वो कवर किए थे। 19 नंबर चैप्टर हमारा है सहभागी समूह और शिक्षक द्वारा शिक्षण दक्षता का आकलन और छात्र द्वारा स्व आकलन, मतलब असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी बाय पीयर ग्रुप एंड सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। देखिए इसमें जो हमारा टीचिंग प्रोफिशिएंसी है, इसमें कौन कौन से पॉइंट है। देखिए क्या होता है कि जो जैसे बुक्स हैं या फिर जो हमारे सेंटम्स हैं, जो हमारे मॉडल पेपर हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टीना ने मीना को मारा, तो अगर टीना ने मीना को मारा, किस तरह से मारा, कैसे मारा, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और वो आपको पता होता है, लेकिन वो क्वेश्चन इतने घुमा दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं जो ये काफ़ी टिक होते हैं ना, काफ़ी चीज़ हाईलाइट करती हूँ, सिर्फ इसीलिए हाईलाइट करती हूँ क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टीचिंग प्रोफिशिएंसी है वो क्या है, किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने हेतु कौशल का होना आवश्यक है। जो कौशल है, कौशल का यदि शिक्षण व्यवसाय के संदर्भ में विश्लेषण करें तो ये शिक्षकों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में ढालते हैं। प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु इन कौशलों और दक्षताओं से परिपूर्ण होना आवश्यक है, ताकि वे अप्रशिक्षित शिक्षकों से स्वयं को अलग रख सकें और प्रभावी शिक्षण कार्य भी कर सकें, ठीक। तो ये आपको जो टीचर प्रोफिशिएंसी है, टीचर दक्षता है, ये याद रखनी है, पूछी जा सकती है टीचर दक्षता की आवश्यकता क्या है। अब हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो शिक्षण है, ये शिक्षण अधिगम चूंकि एक जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए इसमें अध्यापक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। जैसे पाठ का प्रस्तुतिकरण है, परीक्षणों का प्रदर्शन है, पुनरावलोकन की व्याख्या करना है, प्रश्न करना है, चित्र बनाना है, श्यामपट्ट पर लिखना है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना है और संचार के दूसरे साधन आदि,
ठीक। छात्रों में अधिगम को सुगम बनाने वाली गतिविधियां और व्यवहार शिक्षण कौशल कहलाते हैं और इनके द्वारा ही शिक्षण में दक्षता जो है संभव हो पाती है। किसके द्वारा संभव हो पाती है, याद रखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे 3-4 क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। अब अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वासपूर्वक पढ़ाई के लिए 3 प्रकार के ज्ञान का होना आवश्यक है। याद रखना है कि अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वासपूर्वक होने के लिए कितने प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है, 3 प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कौन सा, विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों एवं अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान और शिक्षण कार्य नीतियों का ज्ञान। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज हमारे विद्यालय की कक्षाओं का बदलता स्वरूप देखने को मिला है। आज सभी सामाजिक वर्ग के बच्चों के समक्ष अस्थिर घर और सामुदायिक स्थितियां, गरीबी व भूख की समस्या है। कक्षा में भी आज समाज की विविध समस्याएं प्रतिबिंबित हैं। यहाँ पे है कि हम शिक्षक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन सहभागी शिक्षकों द्वारा, मतलब जिनको हम पीयर रेटिंग बोलते हैं, मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन मतलब सेल्फ असेसमेंट, इसका संदर्भ में करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो पीयर रेटिंग है, पीयर रेटिंग या समकक्षी मूल्यांकन, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना, ठीक, ये इसका अर्थ है। आंकने वाले जो अध्यापक होते हैं उसी संस्था के तथा अन्य संस्थाओं के भी हो सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी प्रत्यक्ष जानकारी और अनुभव के आधार पर किसी अन्य अध्यापक के व्यवहार के गुण दोषों और महत्व का परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं। जो पीयर है, ये समकक्षी शब्द जो है, इसका तात्पर्य है कि दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करने वाले अध्यापक दत्त कार्य, प्रशिक्षण अनुभव, परिप्रेक्ष्य और मूल्यांकनगत कार्य व्यवहारों के विन्यास से संबंधित जानकारी की दृष्टि के समान है। अध्यापकों द्वारा इस प्रकार का किया गया मूल्यांकन विश्वसनीय और अविश्वसनीय दोनों प्रकार है। जो वस्तुनिष्ठ है ये होना बहुत कठिन है। इसमें कि इस प्रकार समकक्षी मूल्यांकन का अर्थ है कि 10वीं कक्षा के किसी अध्यापक का मूल्यांकन समान अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त 10वीं कक्षा का कोई ऐसा अध्यापक करेगा जो मूल्यांकनगत अध्यापक के विद्यार्थियों और विद्यालय की स्थितियों से परिचित हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पीयर रेटिंग। इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पीयर रेटिंग है इसके कुछ सुस्पष्ट लाभ हैं। सहकर्मी अध्यापक विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं से परिचित होती हैं और उन्हें विषय वस्तु, पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री की जानकारी होती है। इसमें है कि सामान्य विषय क्षेत्र का अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्ट मतलब कि स्पेशल फीडबैक दे सकता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षणरत विज्ञान अध्यापक तथ्यों, संकल्पनाओं और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विद्यार्थी द्वारा अधिगम को संतुलित करने वाली विभिन्न प्रविधियों और युक्तियों को पहचान सकता है। शिक्षणकर्मी विज्ञान अध्यापक ही परिहार्य खतरों को तथा अन्य अध्यापक द्वारा प्रस्तुत उत्तेजक क्षणों का निर्धारण कर सकता है। समसमूह व्यक्ति विषय वस्तु की विशेषज्ञता के अक्षय निर्णायक होते हैं। जो समकक्षी मूल्यांकन है यह अध्यापक के अलगाव को दूर करता है। कौन अध्यापक के अलगाव को दूर करता है? समकक्षी मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि अध्यापक जो है, अध्यापकों में अनिश्चितता का एक प्रमुख कारण है वो है सकारात्मक प्रतिपुष्ट का अभाव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे कि अध्यापकों में जो अनिश्चितता का प्रमुख कारण बताया गया है उसको बताया गया है सकारात्मक प्रतिपुष्ट का अभाव। अब इसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक काफी हद तक दीर्घकालीन सुधार के लिए अपेक्षित विकास के बोझ में साझेदारी करते हैं। इस प्रकार न केवल उनके कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि उनके विद्यार्थियों के कार्य में गुणवत्ता आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, इसको भी अच्छे से समझिए। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ पीयर रेटिंग। इसमें मोस्टली एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो समकक्षी मूल्यांकन है इसके बारे में चाहे जो शंकाएं या मानसिक प्रतिबंध हो, परंतु अनेक अनुभवी अध्यापक यह मानते हैं कि अध्यापक का सीखना कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल सही है। जब भी अध्यापक आपको सिखाता है उसके पहले वो खुद सीखता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि समकक्षी मूल्यांकन के बारे में चाहे जो शंकाएं या मानसिक प्रतिबंध हो, परंतु अनेक अनुभवी अध्यापक ये मानते हैं कि अध्यापक का सीखना कभी बंद नहीं होता।
अब बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट पे। सेल्फ असेसमेंट होता क्या है? सेल्फ असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये लिखिए, ये पढ़िए, लिखा हुआ है अकेले कार्य करने की अपनी उपयोगिता और महत्व अपने में महत्व होता है, यद्यपि प्रायः उसको वास्तविकता से कम आंका जाए। लिखा हुआ है कि अकेले होने की क्षमता प्रायः अंतर्निरीक्षण, आत्मान्वेषण और आत्मबोध से जुड़ी होती है। इंपॉर्टेंट है गाइज ये पॉइंट कि अंतर्निरीक्षण, आत्मनिवेशन और आत्मबोध से जुड़ी होती है अकेले होने की क्षमता। अध्यापक का विकास समग्र व्यक्ति के रूप में उसके विकास से अत्यंत निकटता से होता है। निजी विकास और व्यक्तिगत सृजनात्मक की दृष्टि से स्वयं का विश्लेषण हमारे लिए अत्यधिक महत्व रखता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा है इसके लाभ क्या है हमारे, तो इसके लाभ है कि किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया में स्व मूल्यांकन पहला अनिवार्य सोपान है और ये नीचे से ऊपर मतलब बॉटम अप मॉडल का अच्छा उदाहरण है। स्वतः निर्धारण अध्यापक के व्यावसायिक निष्पादन का एक अपेक्षित अंग है जो योजना निर्माण तथा अध्यापक सुधार के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, ये ऊपर वाला मत पढ़िएगा, ये पढ़िएगा। हानियां, जो हमारे स्वमूल्यांकन की हानियां हैं वो क्या बताती हैं कि कमजोर अध्यापकों में सामान्यतया अपनी योग्यताओं का अधिक मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि आमतौर पर अध्यापक स्वयं अपनी क्षमता और योग्यता का आकलन करने में रूढ़िवादी और अनुदार होते हैं। ठीक, अब नीचे लिखा हुआ है कि अनेक अध्यापक दूसरों की तुलना में अपने स्वयं के निष्पादन की गुणवत्ता का मूल्य अधिक आंकते हैं। ओके, आपको ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा क्या है, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे इन्हीं से। अब देखिए अभी आगे आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला है, क्योंकि जो हमारे 20 नंबर से जो चैप्टर शुरू हो जाते हैं वहाँ से सांख्यिकी पोर्शन शुरू हो जाता है। तो आगे के जो 5 चैप्टर हैं 20 से 24 तक, तो ये जो 5 चैप्टर हैं इन सब में सांख्यिकी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बहुत हैं, उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस बहुत हैं। क्योंकि अब ये 5 चैप्टर्स तो हमारे स्किप नहीं ही किए जा सकते हैं, तो इनको भी आपके लिए पढ़ना अनिवार्य है। तो बहुत ईजी से पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मूल्यांकन के उपकरण, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन का उपकरण है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है सर्वेक्षण प्रपरीक्षण मतलब सर्वे परफॉर्मा। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी उन प्रपत्रों के उपयोग द्वारा अपने अध्यापकों का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। सर्वेक्षण प्रपत्र जो होते हैं इनके सामान्य प्रारूप में अध्यापक और कक्षा अथवा विद्यार्थियों के संबंध में कथन अथवा प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा मूल्य निर्धारण की सूचक मापनी के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये हो गया हमारा सर्वे प्रोफोर्मा। अब हम बढ़ते हैं हमारे साक्षात्कार पर, इंटरव्यू पर। इंटरव्यू क्या कहता है, इंटरव्यू में इसमें क्या पॉइंट है, इसमें यह पॉइंट है कि विद्यार्थियों का साक्षात्कार प्रश्नोत्तर सत्रों में अर्ध संरचनात्मक रूप से किया जाता है। वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो अध्यापक, प्रशासक, प्रधानाचार्य और विद्यालय के सहकर्मी अध्यापक ना हो। जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं इनके द्वारा विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का अभिलेखन किया जा सकता है और एक संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पढ़िए कि साक्षात्कार जो है इनका स्वरूप समूह साक्षात्कार हो सकता है या फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार अधिक परिप्रेक्ष, विवरण और सहजता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर टॉपिक है, 20 नंबर चैप्टर है शिक्षा में सांख्यिकी। यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरी पिक्चर, मतलब हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहीं से आप लोगों को टफ लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैथ से बहुत दिक्कत होती है। तो वो आप यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको मैथ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो प्यार हो जाएगा, जिस हिसाब से मैं मीन मीडियन मोड यहाँ बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा आ गया स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें मीनिंग पहले पढ़ेंगे, सांख्यिकी की मीनिंग क्या है, किसी भी विषय का अध्ययन अध्यापन करने के लिए उस विषय के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक होता है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम सांख्यिकी अर्थ जानना अति आवश्यक होता है। अब देखिए जो सांख्यिकी है इसका कहाँ से उपयोग हुआ, किसने किया, कब स्टार्टिंग हुई, सब कुछ पढ़ते हैं।
सांख्यिकी का स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकास 19वीं सदी में हुआ। ठीक है, 19वीं सदी में सांख्यिकी का विकास हुआ। ठीक, तब से इसका प्रयोग अनेक शास्त्रों में भी किया जाने लगा। सांख्यिकी के कई अर्थ हैं। पहले अर्थ में सांख्यिकी का आशय गणित की ऐसी शाखा है जो सांख्यिकी सिद्धांत के बारे में बतलाती है। दूसरे अर्थ में सांख्यिकी का आशय परिणात्मक तथ्यों की व्याख्या से है। और तीसरे अर्थ में सांख्यिकी का आशय एक ऐसे विज्ञान से है जिसके द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, विवेचन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी के इसी तीसरे अर्थ का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि सांख्यिकी का आशय एक ऐसे विज्ञान से है जिसके संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, विवेचन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स इसको कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा सांख्यिकी है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपको पता होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। स्पेलिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक वाली भी स्पेलिंग आ सकती है और आपको एक उसमें सही वाली स्पेलिंग ढूंढनी होगी। जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मीनिंग क्या है, इसका अंग्रेजी भाषा का जो स्टेट है और लैटिन भाषा का जो स्टेटस है, इस शब्द से ये स्टैटिस्टिक्स शब्द विकसित हुआ है। राज्य से संबंधित है। ये जो शब्द है, ये दोनों ही शब्द राज्य से संबंधित है। प्राचीन काल में राज्य की जनशक्ति, धन शक्ति, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति आदि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का संकलन शासकों द्वारा कराया जाता था। ये जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं आंकड़ों के रूप में होती थी। धीरे धीरे इसके स्वरूप और क्षेत्र में परिवर्तन होता रहा। वर्तमान समय में सांख्यिकी राज्य की सूचनाओं तक सीमित नहीं रह गई है, वरन जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य आदि अनेक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो सांख्यिकी अर्थ है, इसकी कई लोगों ने मीनिंग्स बताई हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पक्का से पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए, फर्ग्यूसन ने क्या बोला सांख्यिकी के बारे में। फर्ग्यूसन ने बोला कि सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। फिर से पढ़िए, जो सांख्यिकी है इसका रिलेशन सर्वेक्षण, परीक्षण द्वारा प्राप्त जो सामग्री है इसके संकलन और वर्गीकरण और व्याख्या से है। किसका? सांख्यिकी का संबंध। तो ये किसने कह दिया? ये कह दिया फर्ग्यूसन ने। अब कहा है किंग ने राजा जी ने क्या कह दिया? राजा जी ने बोल दिया कि गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के विश्लेषण के द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचन करने की जो विधि है, ये सांख्यिकी विज्ञान है। किंग कह देते हैं कि किंग और गणना, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि गणना अथवा अनुमानों के द्वारा जो एकत्रित सूचनाएं होती हैं उनका विश्लेषण कर दिया जाता है। उसके द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का विवेचन करने की जो विधि होती है वही कहलाती है सांख्यिकी विज्ञान। अब है सेलिगमैन। सेलिगमैन क्या कहते हैं? सेलिगमैन कहते हैं कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए आंकिक संवकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा व्याख्या करना की विधियों से संबंधित है। सेलिगमैन कहते हैं कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए आंकिक संवकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान है। अब यहाँ पे हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इसके फंक्शंस पूछे गए थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें हमारे फंक्शंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के? वर्तमान समय में जो सांख्यिकी है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी है इसका ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो मानव जीवन को अनेक बिंदुओं का स्पर्श करता है। ठीक, अब इसके हम कार्य पढ़ते हैं। इसके कार्य क्या है? सबसे पहले सांख्यिकी के द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न चरों के मध्यम संबंध स्थापित होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बड़ा बड़ा कुछ नहीं दिया जाएगा। इसमें जो हमारी जो छोटी लाइन और इम्पोर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं उनको पढ़ना है, ज़्यादा ज़रूरी है। जो सांख्यिकी है इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न चरों के मध्य संबंध स्थापित करता है। फिर है कि जो सांख्यिकी है इसके द्वारा
पूर्वानुमान लगाने के सहायता मिलती है। सांख्यिकी है, इसके द्वारा क्या होता है, पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। सांख्यिकी समस्या संबंधी आंकड़ों को समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित करती है। इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या पढ़ना है, इसका नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ना है। आपको सिर्फ इसके अंदर का नहीं पढ़ना है, आपको ये हेडलाइंस पढ़नी है। क्या है हेडलाइंस, सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व किसमें होता है, छात्रों के लिए आवश्यक, मस्ट फॉर स्टूडेंट्स, मूल्यांकन के लिए आवश्यक, मस्ट फॉर इवोल्यूशन, फिर है हमारा शिक्षक के लिए आवश्यक, मस्ट फॉर टीचर्स, और विद्यालय के लिए आवश्यक, मस्ट फॉर स्कूल। तो इनमें सब में सांख्यिकी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लिखा हुआ शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक, इसमें है कि शिक्षा जगत में परिवर्तनों का आधार सांख्यिकी है, क्योंकि बिना सांख्यिकी के विश्वसनीयता की जांच नहीं हो सकती। बिना विश्वसनीयता के किए परीक्षण और अनुसंधान नहीं हो सकता और ये व्यर्थ होता है। अब लिखा हुआ है कि मीनिंग बताया जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। आवृत्ति वितरण क्या है, आवृत्ति वितरण की हम मीनिंग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी समकमाला में एक अंक एक से अधिक बार आता है, देखिए कोई समंकमाला है, इसमें एक अंक एक से अधिक बार आता है तो उसे उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी आवृत्ति होती है उसको रिप्रेजेंट किससे करना है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, जो आवृत्ति होती है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे, अगर आपको सवाल दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि इसमें आवृत्ति ढूंढ के लिखनी है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें सवाल अगर दिया जाएगा 10, 5, 4, 20, 20, 40 और फिर 60, तो इसमें 20 कई बार आया है तो बस यही आवृत्ति हो जाएगी। तो जितने बार 20 आया है वो आपको देखना है, तो 20 जो है अगर कई बार आया तो 20 ही उसकी आवृत्ति हो जाएगी, ऐसा है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसा होना है। आवृत्ति किसको कहते हैं कि एक या एक अंक एक से अधिक बार आता है तो वही जो है उसे ही उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। यदि किसी समंकमाला में 2-4 बार आता है तो कहा जाएगा कि समंकमाला में जो 2 है उसकी आवृत्ति 4 है। अब देखिए जब 2 है तो ये 4 बार आता है किसी समंकमाला में, तो जब 2 है 4 बार आ गया तो जो 2 होगा यही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक, अतः संख्याओं की आवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों और समूहों में उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति वितरण कहते हैं। आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं, आवृत्ति वितरण जो भी हम उसमें काम करते हैं उसको जिस हिसाब से हम प्रदर्शित करते हैं, जो आवृत्तियां होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए जिस हिसाब से उनको विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित करते हैं, बस उसी को बोलते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं आवृत्ति वितरण, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए इसमें निर्माण की प्रक्रिया जो अवर्गीकृत समंक हैं इनको आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित करके वर्गीकृत समंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो वर्गीकृत समंक होते हैं बोधगम्य और गणना के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं। आवृत्ति वितरण बनाने के लिए निम्नलिखित सोपानों का प्रयोग किया गया है। अब इसके लिए आप एक बार इसको पढ़िए। लिखा हुआ है प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र, रेंज ऑफ स्कोर। सबसे पहले प्राप्तांकों का जो प्रसार क्षेत्र है इसको ज्ञात किया गया। ठीक है, इसको ज्ञात किया गया। अब उसके बाद इसको ज्ञात करने के बाद हमें उसको कैसे ज्ञात करना है इसको पता करना पड़ेगा। देखिए अब हम अगर प्रसार क्षेत्र, हम रेंज ऑफ स्कोर अगर जानेंगे, हम इसको पता है आर से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें। तो इसका अगर हम रेंज जानेंगे तो पता है एक ही फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रसार क्षेत्र इज इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अगर इस सवाल में पूछ लिया जाए आपको प्रसार क्षेत्र निकालना है, रेंज निकालना है क्वेश्चन का, तो रेंज कैसे निकालेंगे, उसमें सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे और सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या उसमें जो होगी उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि देखिए इसमें हमारा ये समंकमाला दी गई है 10, 5, 4, 20, 25, 50, 45, 64। इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, 64 है, और सबसे इसमें छोटी कौन सी है, 4 है। अब अगर हम 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60, तो हमारा रेंज कितना आ जाएगा, 60। बहुत ईजी है, आया समझ। अब हमारा क्लास इंटरवल आ गया। वर्गांतर, वर्गांतर क्या होता है, वर्गांतर होता है प्रसार क्षेत्र ज्ञात करने के पश्चात एक निश्चित करना होता है। एक मिनट रुकिए जरा, हाँ जी,
लिखा हुआ है क्लास इंटरवल क्या होता है कि प्रसार क्षेत्र ज्ञात करने के पश्चात यह निश्चित करना होता है कि कितने प्राप्तांकों का एक वर्ग बनाया जाए। ठीक, जब भी आप प्रसार क्षेत्र निकाल लेंगे उसके बाद क्या सोचेंगे आप, उसको ये सोचना है कि अब हम प्राप्तांकों का एक वर्ग किस हिसाब से बना सकें, कितने प्राप्तांकों का वर्ग हम किस हिसाब से बनाएंगे। वर्ग के निर्माण के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, यह प्राप्तांकों पर निर्भर करता है। यदि प्राप्तांक कम हो तो वर्ग छोटा होता है और यदि प्राप्तांक जो है वो अधिक हो तो जो वर्ग है वो बढ़ जाता है। जैसे अब वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, इसमें कैसे होगा। अब हमारा अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकालने के लिए आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, वर्गांतर की संख्या इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू प्रसार क्षेत्र मतलब रेंज है और वर्ग विस्तार है और +1 है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहली बात, इस हिसाब से कोई क्वेश्चन हमें नहीं लगता ज़्यादा कुछ पुटअप किए जाएंगे, बट आपको जो फॉर्मूले हैं वो जरूर पूछ ले जाएंगे। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे MCQs वाले, तो मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस के फॉर्मूले बताए, उसमें फॉर्मूले पूछे गए थे। मेकिंग दी टैलीज, अब हम टैली कैसे करेंगे। वर्गों की संख्या निश्चित कर लेने के बाद उनका समीकरण किया जाता है और जो सारीकरण किया जाता है, और जो सारीकरण किया जाता है ये करने का सामान्य नियम यह होता है कि सबसे कम प्राप्तांक वाले वर्ग को सबसे नीचे और सबसे अधिक प्राप्तांक वाले वर्ग को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक, जो प्राप्तांक होता है फिर प्राप्तांकों के आधार पर जो संख्या जिस वर्ग में आती है उसे आगे एक खड़ी रेखा बना दी जाती है। इस रेखा को ही मिलान चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, मिलान चिन्ह किसे कहते हैं पढ़ लीजिए। गणना की सुविधा की दृष्टि से 4 मिलान चिन्ह खड़ी रेखा के रूप में और 5वां मिलान चिन्ह उन रेखाओं को काटता हुआ बनाया जाता है। अब देखिए कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी। इसमें है कि मिलान चिन्हों को लगाने के पश्चात उन्हें गिना भी जाता है जिससे आवृत्तियां ज्ञात हो जाएं। ठीक, आवृत्ति जो है यहाँ पर n के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, लिखा हुआ है। जो मिलान चिन्ह है इनका योग और आवृत्तियों का योग बराबर होना चाहिए। जो मिलान चिन्ह होते हैं और जो आवृत्तियां होती हैं इनका योग बराबर होना चाहिए। यदि दोनों के योग में अंतर हुआ तो मिलान चिन्हों में लगाने वाली जो हमारे मिलान चिन्हों को लगाने में जो त्रुटियां होती हैं उनका पता लगने लग जाता है। ठीक है, उनको पता भी लगाना पड़ेगा आपको कि अगर इन दोनों में डिफरेंस हुआ तो इसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक, अब एक उदाहरण के लिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि गणित में 20 छात्रों के निम्नांकित प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण कीजिए। कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली बस आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जिससे कि अगर आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए छोटा सा आप उसको कैलकुलेट करके आ जाए। देखिए लिखा हुआ है कि 20 छात्रों के निम्नांकित प्राप्तांक मतलब कि वो इतने जो अंक हैं वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ढूंढना है ये जो सारे अंक लिखे हैं इन सब में से ढूंढना है कि अधिकतम प्राप्तांक क्या है। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले आपको अधिकतम प्राप्तांक ढूंढना होगा, अधिकतम प्राप्तांक ढूंढना होगा और न्यूनतम प्राप्तांक ढूंढना होगा। अधिकतम प्राप्तांक इसमें क्या है, सबसे ज्यादा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 50 नंबर, तो इसका हो गया 50। न्यूनतम प्राप्तांक हो गया 5। अब हम अगर इसका प्रसार क्षेत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 45। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ वर्गांतर निकालना, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रसार क्षेत्र बाई वर्ग विस्तार +1। ठीक, इसमें क्या है, प्रसार क्षेत्र कितना आ गया 45 आ गया, वर्ग विस्तार हमारा कितना आ गया 5 आ गया, +1 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूनतम प्राप्तांक और अधिकतम प्राप्तांक निकालना है, उसके बाद वही सारे हमारे दे दिए गए हैं। बस इसी हिसाब से आपको देखिए 45 यहीं आ गया, प्रसार क्षेत्र का न्यूनतम प्राप्तांक मिल गया है, +1 इसमें लिखा ही हुआ है कि तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। अब हम अगर इसको समझेंगे कि हमें आवृत्ति कैसे निकालनी है तो आवृत्ति कुछ इस तरह से निकालनी है। देखिए इसमें जो इधर वर्गांतर लिखे हुए हैं, वर्गांतर किस हिसाब से यहाँ पर लिखे हुए हैं 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15। तो देखिए 0 to 5 एंड होता है फिर 6 से शुरू हो जाता है, 10 एंड होता है 11 से होता है, फिर 15 एंड हो जाता है, फिर 16 से शुरू हो जाता है, फिर 20 से एंड होता है, फिर 21 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 0 to 5 में कितनी संख्या आ गई 5, 0 to 5। अब इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी बताई गई है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 1 बताई गई है। कितनी बताई गई है 1 बताई गई है। अब ये फ्रीक्वेंसी 1 कैसे बताई गई है, अब आपको जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया इसको देखना है। अब आपको देखना है कि 0 to 5 जो है इसके बीच में कौन सी संख्या आती है। इसके बीच में सिर्फ एक ही तो संख्या आई 5, 0 के बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। इसमें कहीं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें कितना लिखा हुआ है 5, उसमें पूछा गया है ना, तो उसमें 5 लिखा हुआ है। तो 5 कितनी बार है,
एक बार है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखिए 6 to 10 है, 6 to 10 में देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 लिखी हुई है। अब हम देख लेते हैं 6 to 10 में फ्रीक्वेंसी 2 लिखी हुई है, तो अगर 6 है तो इसमें देखिए 6 है, कहाँ लिखा हुआ है 6, 1 मिनट, नहीं 6 नहीं है, देखिए अगर 6 to 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी ढूंढी गई है तो 6 के बाद क्या आता है 7, 7 इसमें नहीं है, फिर 6 है नहीं है इसमें, 7 है नहीं है इसमें, 8 आता है, तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 1, ठीक। फिर 10 पूछा गया तो इसमें 9, देखिए 9 है कहीं तो 9 भी नहीं है, और 10 है तो हाँ यहाँ पर 10 है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब 2 बार संख्या आया है 6 to 10 के बीच में, तो यहाँ पर 2 आवृत्ति। एक और बता देती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 26 to 30, ठीक, 26 to 30 की कितनी फ्रीक्वेंसी बताई गई है, 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं 26 लिखा हुआ है, 1 हो गया, 27 लिखा हुआ है, 2 हो गया, 28 लिखा हुआ है, 3 हो गया, और 29 कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, फिर 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो कितने हो गए, 4। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी 4 यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी आपकी 4 ही लिखी गई है। तो देखिए जो मिलान चिन्ह है, ऊपर मैंने बताया कि मिलान चिन्ह भी उतने ही लिखने हैं जितने फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ये पूरी आ जाएगी, और अगर हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी निकल आएगी यहाँ से। बस ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है आपको, कोई भी देखो टफ नहीं है, आपको ईजी तरीके से बता दिया। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग क्या है ग्राफ की, जब 2 या 2 से अधिक चरों को अथवा एक ही चर के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार बनी आकृति को हम रेखा चित्र या फिर ग्राफ कहते हैं, और जो रेखा चित्र बनाने की विधि होती है हम उसको रेखा चित्रण कहते हैं। अब रेखा चित्र प्रदर्शन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसमें होगा आवृत्ति वितरण को ग्राफ द्वारा या रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन करने से आवृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसको समझना सरल हो जाता है, ठीक है। इसमें महत्व आपको बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन। आप हमेशा पढ़ते हुए आए हैं लेकिन आपको ग्राफ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, वो यहाँ पे आप बताइएगा। आवृत्ति वितरण को ग्राफ द्वारा या रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन करने से आवृत्ति की प्रवृत्ति को समझना सरल हो जाता है। फिर देखिए रेखा चित्र या ग्राफ द्वारा प्रदर्शन से आंकड़ों की तुलना सरल हो जाती है, ठीक। इसमें लिखा हुआ है कि जो रेखा चित्र है इसके द्वारा प्रदर्शन आंकड़े सरस, रुचिपूर्ण, आकर्षक और प्रभावशाली हो जाते हैं। फिर है कि आंकड़ों को ग्राफ और रेखा चित्र के द्वारा स्मरणीय बनाया जाता है। फिर है कि ग्राफ या रेखा चित्र की सहायता से आंकड़ों से निष्कर्ष सरलता से निकाले जा सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्राफ या रेखा चित्र, इसकी सहायता से जो आंकड़ों के निष्कर्ष हैं ये बहुत ईजी तरीके से निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ लेंगे मेथड ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन से मेथड होते हैं, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, और सर्कल ऑफ पाई डायग्राम है, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, और क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व एंड ऑर्ग्यू है। तो ये चीज़ आपको सारी समझ में आ जानी चाहिए, कौन कौन से वक्र इसमें शामिल हैं। अब हमारा है स्तंभाकृति मतलब हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को किसने क्या बोला है, सिम्पसन और कोफका, इनके द्वारा बहुत कुछ बोला जाएगा, अभी आगे समझिएगा, इनका नाम आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। सिम्पसन एंड कोफका बोलते हैं, इन्होंने स्तंभाकृति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों मतलब जो वर्टिकल रेक्टेंगल है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इन स्टैटिस्टिक्स हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्लासिक फ्रीक्वेंसी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्टिकल रेक्टेंगल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिम्पसन एंड कॉक। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अब हम बढ़ते हैं आवृत्ति बहुभुज पे। हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये कहता है सिम्पसन और कोफका के द्वारा ये 1971 के अनुसार कहा जाता है कि बहुभुज का जो अर्थ है उस रेखा चित्र से होता है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या यह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इज अ फिगर बाउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसीज। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये किसके द्वारा कहा गया है, सिम्पसन और कोफका के द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या है, जब आंकड़ों का प्रदर्शन
वृत्त की सहायता से करते हैं। तो इस प्रकार जो ग्राफ बनता है उसको हम वृत्त चित्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। जो वृत्त चित्र है इसको हम एंगुलर डायग्राम या चक्रारेख भी कहते हैं। सर्कल डायग्राम मतलब वृत्त चित्र को कोणीय चित्र मतलब एंगुलर डायग्राम और चक्रारेख मतलब सर्कल डायग्राम भी कहते हैं। और जो वृत्त है वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण होता है। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण होता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कुमुलेटिव परसेंटेज कर्व, संचयी प्रतिशत वक्र। यहाँ पे सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है जो कि फॉर्मूला है F/n इंटू 100 अर्थात वर्गांतर की संचयी आवृत्तियों का योग इंटू 100। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो यहाँ पे हमारा F/n इंटू 100 लिखा हुआ है तो F जो है यहाँ पे वर्गांतर की संचयी आवृत्तियां हैं और जो n है ये है हमारा संचयी आवृत्तियों का योग। n मतलब संचयी आवृत्तियों का योग और F मतलब वर्गांतर की संचयी आवृत्तियां मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा अगर आपको क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व निकालने के लिए बोला जाए, संचयी प्रतिशत वक्र निकालने के लिए बोला जाए। ठीक, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं 21 नंबर चैप्टर पे। ये है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको इसका मीनिंग बताना है। मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है आपको पहले ये पढ़ लीजिए नॉर्मल ऐसे ही सरसरी नज़र से कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसी संख्या होती है जो विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान देते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा सरल और संक्षिप्त मूल्य है जिसका प्रयोग समंकमाला में सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब हम पढ़ेंगे किनके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई इसकी। तो देखिए जो हमारे क्रॉक्सन और काउडेन है, काउडेन और क्रॉक्सन ने बोला कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मान है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। फिर टेट ने बोल दिया कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक प्रकार से पदमाला के दो पदों का औसत अथवा प्रतिरूप मान है। इसका कार्य इस औसत मान के रूप में पदमाला का संक्षिप्तीकरण करना है। अब बोला है किसने, सिम्पसन और काफ्का ने। अब देखिए ये अभी पहले भी आए थे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसे प्रतिरूप मूल्य है जिसके आसपास अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सिम्पसन और काफ्का। फिर नेक्स्ट है कि एक माध्य मूल्यों के एक समूह में से चुना गया वह मूल्य है जो उसका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो ए ई वाक जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स कितने हैं हमारे मेजर्स के, तो इसके टाइप्स हैं 3। कौन कौन से टाइप्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिक और बहुलक। देखिए अब लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। ये क्या है, अब सबसे पहले इसको पढ़िए कि जो समांतर माध्य है ये केंद्रीय प्रवृत्ति मापने का एक सर्वाधिक प्रचलित रूप है। इसे अंकगणितीय माध्य या मध्यक भी कहा जाता है। जब हम सामान्य अर्थ में औसत या माध्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ समांतर माध्य से ही होता है। ठीक, तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब इसमें लिखा हुआ है सैक्राइस्ट के द्वारा बोला गया है कि एक समंकमाला के पदों के मूल्यों में के योग जो है इनमें उनकी जो संख्या है उससे भाग देने से प्राप्त जो संख्या है वो माध्य होती है। एक समंकमाला के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। ये मैं आपको बताऊंगी। फिर लिखा हुआ है जो समांतर माध्य होता है ये किसी वितरण का समतोलन केंद्र होता है। क्या होता है, समतोलन केंद्र। ये जो समाध्य मान होता है, समांतर माध्य होता है, ये किसी वितरण का समतोलन केंद्र होता है। ठीक, 2 प्रकार के आंकड़ों के द्वारा निकाल सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत मतलब अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा। अब इसमें हम प्रत्यक्ष रीत एक बार पढ़ लें। प्रत्यक्ष रीत में क्या है, प्रत्यक्ष रीत का 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, x बार a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन इंटू एन, ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद करने लायक नहीं है। अब हम पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन जो है माध्यिका से यहाँ से किसी समंकमाला जो है इसके ठीक मध्य के मूल्य या पद से, कॉर्नर क्या कहते हैं,
कॉर्नर कहते हैं कि जो माध्यिका है, माध्यिका समंक श्रेणी का वह चल मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सभी मूल्य माध्यिका से कम होते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कॉर्नर ने कहा। किसने? कॉर्नर ने। अब लिखा हुआ है कि यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य पद का मूल्य माध्यिका होता है। इंपॉर्टेंट, बाउले ने बोल दिया है। ये बाउले थे, उन्होंने बोला कि यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य पद का मूल्य माध्यमिक कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। सैक्रिस्ट ने बोला एक श्रेणी में माध्यिका उस पद का अनुमानित और वास्तविक मूल्य है जो श्रेणी को मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध करने पर दो भागों में बांट देता है। ठीक, माध्यिका जो है ये दो प्रकार के आंकड़ों से निकाली जाती है। अवर्गीकृत आंकड़े, सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद क्रमबद्ध करने के पश्चात निम्न सूत्र को लगा देते हैं। आप माध्यिका के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 पद। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जो n है ये अर्ध पदों की संख्या है। ठीक, अब देखिए इसमें जब पद होते हैं उनकी संख्या सम होती है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पिछली और अगली संख्याओं को जोड़कर आधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारा माध्यिका निकालने के लिए आई तो क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि जब पदों की संख्या विषम हो उसमें। तो देखिए लिखा हुआ है 20, 25, 23, 25, 27, 40, 23, 15 और 25। इसमें हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए 15, 20 ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब आपको देखना है ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गए 9। तो हमारा कितनी हो जाएगी? n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा हमारा 9। ठीक, 9 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। माध्यिका निकालनी है ना, माध्यम निकालना, मीडियन निकालना है ना इसका। तो हमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूले में n हमें पता ही है कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो n कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1/2 लिखा हुआ है। तो हमारा ये पांचवा पद। तो जो पांचवा पद हमारा हो जाएगा माध्यिका का, अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो सिर्फ इतना ही निकालेंगे। तो पांचवा पद इसमें से हो जाएगा 25। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर हम इसी में निकालेंगे कि अगर संख्या जो है हमारा वो है सम है, तो सम है तो किस हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम जो जैसे ये अलग हमारा एक दे दिया गया, इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। इसमें हमने n देख लिया कितना है। n हमारा कितना आएगा इसमें, ये जो हमारा है ये 9 आ गया। 9 के जस्ट आगे 10 आ गया। ठीक, तो हम आगे का एक संख्या एक्स्ट्रा में ले लेंगे। तो 10 प्लस 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा? 11/2। और इसी को हम फॉर्मूले में रख देंगे अगर, तो फॉर्मूले के अंतर्गत हमारा माध्यिका जो निकल गया आ जाएगा वो हो जाएगा 32.5। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बस इस हिसाब से माध्यिका निकालनी, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमें नहीं लगता कि माध्यिका वगैरह निकालने के लिए पूछी जाएगी। देखिए अब जो मध्यांक है इसकी गणना करने के लिए जो सूत्र है वो कौन सा है? मीडियन, MDN इसको बोलते हैं, MDN मीडियन को। ये है L प्लस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया हुआ है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, देखिए जो MDN अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो MDN इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस f/fm। ठीक है, ये और हम अब ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे I। अब देखिए इसमें क्या है, आई जो ये L जो है ये क्या है? जो वर्गांतर है, उस वर्गांतर की वास्तविक निम्नतम सीमा है जिसमें n/2 पड़ता है। ठीक, n/2 है क्या है? कुल आवृत्तियों का आधा होता है। f इज इक्वल टू n/2 क्या है? ये f इज इक्वल टू n/2 वाले वर्गांतर। f क्या है? n/2 वाले वर्गांतर के नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्तियां, और fm जो है ये n2 वाले वर्गांतर की आवृत्तियां हैं। जो n2 वाली आवृत्ति होएगी वही हमारा fm होगा, और जो i होगा ये वर्गांतर का आकार हो जाएगा। ठीक, अब हम यूजेस पढ़ लेते हैं। मीडियन के यूजेस क्या है कि वितरण के असामान्य होने की अवस्था में मध्यांक का उपयोग करते हैं। ठीक, दूसरा है कि जब आंकिक श्रृंखला का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तब मध्यांक मतलब मीडियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर तीसरा लिखा हुआ है कि जब यह ज्ञात हो कि कुछ अंक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रभावित करेंगे पर उनके बारे में यही सूचना उपलब्ध हो कि वे वितरण के सिरों पर स्थित हैं, तब मध्यांक की गणना करनी चाहिए। अब हमारे सिम्पसन और काफ्का क्या कहते हैं? सिम्पसन और काफ्का कहते हैं कि मीडियन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज इन डीलिंग विद रेट्स, रैंक्स एंड अदर टाइप ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट काउंटेड और मेजर्ड बट आर स्कोर्ड। मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, बट उनको हम स्कोर कर सकते हैं। तो ये सिम्पसन और काफ्का के द्वारा कहा गया है कि मीडियन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज इन डीलिंग विद रेट्स, रैंक एंड अदर टाइप ऑफ आइटम दैट आर नॉट काउंटेड एंड मेजर्ड बट आर क्या
स्कोर्ड। अब हमारा मोड आ जाता है। मोड क्या होता है? मोड शब्द फ्रेंच भाषा का ला मोड से बना हुआ है, जो फ्रेंच भाषा का ला मोड है इससे बना हुआ है। इसका अर्थ है फैशन या रिवाज, ठीक है। मोड मीन मोस्ट फैशनेबल आइटम, इसको बोला जाता है, संदर्भ में ये भी बोला जाता है। सांख्यिकी की दृष्टि से जो मोड है इसका आशय ऐसे मूल्य से है जो सर्वाधिक घनत्व की स्थिति में हो, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो। अब देखिए केनी और कीपिंग ने क्या कह दिया कि सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है। सांख्यिकी में जो बहुलक होता है ये उस मान को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, ये केनी और कीपिंग ने कहा। अब किसी वितरण का बहुलक वह मूल्य है जिसके चारों ओर सर्वाधिक पद केंद्रित हों, वह मूल्यों की श्रेणी में सर्वाधिक प्रतिरूप माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉकटस और काउडेस। ये डेफिनेशन पूछी जाएगी और आपको नीचे दे दिए जाएंगे विद्वानों के नाम और आपको टिक करना होगा। तो जो क्रॉकटस और हमारे काउडेन हैं, इन्होंने किसी वितरण का बहुलक वह मूल्य है जिसके चारों ओर सर्वाधिक पद केंद्रित हो, वह मूल्यों की श्रेणी में सर्वाधिक प्रतिरूप माना जा सकता है। तो ये इनके द्वारा कहा गया। अब है कि बहुलक जो है, बहुलक महत्वपूर्ण प्रकार, रूप या पद या आकार अथवा सबसे अधिक घनत्व की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसने कहा? बॉडिंगटन ने कहा। किसने कहा? बॉडिंगटन ने। दिस इज इम्पोर्टेंट। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें आप एक उदाहरण देख लीजिए। इसको हम व्यवस्थित ढंग से, मतलब आरोही क्रम में हम इसको ढंग से इसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि उपयुक्त समंकों से स्पष्ट है मूल्य 7 सर्वाधिक 3 बार आया है। जो 7 है इसमें 3 बार आया है, जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 बार आया है। अब बहुलक ज्ञात करने का अगर सूत्र पूछ लिया जाएगा इस, तो कौन सा लगा के आएगा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। बहुलक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। कैसे याद करना है? F1 से F0 चले गए, ठीक। उसके बाद 2F1 आ गया, फिर बीच में 0 आ गया, उसके बाद फिर F2 आ गया, ठीक, और फिर I आ गया। तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हम पढ़ते हैं कि ये है क्या। जेड तो हमारा बहुलक हो गया। L1 क्या हो गया? L1 हमारा बहुलक वर्ग की निम्न, ये याद करना बहुत जरूरी है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति हो गई। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति हो गई। ऑब्वियसली अब हम F1 अगर पढ़ेंगे तो इसके पहले ही तो F0 आएगा, और F2 पढ़ेंगे इसके बाद आएगा, ठीक है। अब देखिए F2 क्या है? इसके अगले वर्ग की आवृत्ति हो जाएगी। और I क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा, ये है वर्गांतर, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा क्या है? इसमें वर्गांतर दिया गया है और आवृत्ति दी गई है, ओके। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो हमारा जैसे कि हमारा ये जो 25 है, ये हमारा अगर F1 हो गया तो इसके पहले हमारा जो दिया जाएगा ये हमारा हो जाएगा F0, और इसके बाद जो दिया जाएगा हो जाएगा F2। समझ आ गया? अब देखिए सर्वाधिक आवृत्ति 25 है, अतः वर्गांतर जो बहुलक वर्गांतर है वो 30 से 40 है। अब अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, जो हमने ऊपर आपको बताया, और ये फॉर्मूला लग जाएगा तो आपको ये आंसर भी आ जाएगा। अब ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको ये सामान्य जो ये मीन है, सामान्य माध्य के ये मेरिट्स बताना है सेंट्रल टेंडेंसी में जो आते हैं। जैसे मीन है, ये जो माध्य है ये निश्चित रहता है, इसकी गणना सरल होती है, इसमें सभी पदों को शामिल किया जाता है, इसमें बीजगणितीय विवेचना संभव होती है, और ये सर्वाधिक स्थिर माध्य होता है, ठीक। अब माध्यिका क्या कहती है कि माध्यिका का मूल्य निश्चित और स्पष्ट होता है, इसे ज्ञात करना समझना सरल होता है। कुछ परिस्थितियों में अधूरे समंकों से भी माध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है, और इसे बिंदु रेखीय रीति द्वारा प्रदर्शित ज्ञात किया जा सकता है। मोड क्या कहता है कि इसे समझना और ज्ञात करना सरल है, इसकी गणना में चरम मूल्यों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और इसका निर्धारण बिंदु रेखीय रीति द्वारा किया जा सकता है, और न्याय दर्श की दृष्टि से बहुलक जो है इसके मूल्य में स्थिरता रहती है, ठीक। 22 नंबर हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज। वेरिएबिलिटीज हमारा क्या है? विचलन के माप में क्या हमारा पॉइंट्स आएंगे? लिखा हुआ है कि समूह की विषम जातीयता और समाजीयता, मतलब हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी, इसके संबंध में सूचना विचलन के मापों से ही प्राप्त होती है, ठीक। 2 अंक सामग्रियों का केंद्रीय मान समान हो, लेकिन दोनों अंक सामग्रियों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक समूह में अंक केंद्रीय माप से अधिक निकट हो और दूसरे में अधिक दूर। ऐसी अवस्था में हमें विचलन के मापों की आवश्यकता पड़ती है।
अब कौन कहता है वेरिएबिलिटी के बारे में, किसके शब्दों में कहा गया है, कौन कहता है ये चीज़ कि वेरिएबिलिटी मीन दी स्कैटर और स्प्रेड ऑफ दी सेपरेट स्कोर अराउंड देयर सेंट्रल टेंडेंसी। तो गैरेट बोलते हैं कि जो वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी मीन्स द स्कैटर और स्प्रेड ऑफ द सेपरेट स्कोर अराउंड देयर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, अब बोलते हैं लिंडक्विस्ट। लिंडक्विस्ट क्या बोलते हैं कि वेरिएबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द स्कोर टेंड टू स्कैटर और स्प्रेड above the below the average। ये कौन बोलता है? ये बोलता है लिंडक्विस्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, अब इसमें हम अगर निकालना चाहते हैं, जैसे मीन है हमारा, अगर सेम रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, दी है, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि जो हमारा मीन है, मीन निकालते हैं। अगर हम देखें समूह ए और समूह बी को देखें तो योग इसका भी 108 है, इसका भी 108 है। तो मीन अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो इसका योग है बाई जितने इसकी संख्याएं हैं, मतलब कि संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं, तो 108/6 मतलब दोनों में 18 आ जाएगा। बट अगर हम रेंज निकालेंगे तो हमने रेंज आपको बोला था सबसे बड़ी संख्या से क्या हम करेंगे? सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 28 हो गई, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 12 हो गई, घटा दिया तो इसमें 16 आ गया, इसमें 7 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा रेंज जो है वो बदलता रहता है, बट जो हमारा मीन है, वो जो हमारा मीन है ये चेंज नहीं होता है। हाँ, देखिए सिम्पसन और काफ्का ने फिर कुछ लिख दिया है। इन्होंने लिखा है, एक मिनट, हाँ क्लियर है? अभी नहीं है, हाँ अभी ठीक है। लिखा हुआ है इन्होंने कि द मेजरमेंट ऑफ द स्कैटर ऑफ द मास ऑफ फिगर्स इन अ सीरीज अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन। It is his measure that informs us how representative the average is as a dispersion of the mass. I'm sorry. तो इसमें लिखा हुआ है कि जो द मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ द स्कैटर ऑफ द मास ऑफ फिगर्स इन अ सीरीज अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन। It is a measure that inform us how representative the average is as a descriptive of the mass. ओके, हम किस हिसाब से कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मास का? लिखा है कि अंकों के फैलाव का मापन हमें दो आंकिक श्रृंखलाओं के अंकों के विचलन की तुलना करने में भी सहायक होता है। इसके द्वारा समूह की विषम जातीय और समाजातीय का ज्ञान भी होता है। जिस समूह में विचलनशीलता जितनी कम होती है वह समूह उतना ही समजातीय होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। अगर हम टाइप्स पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? एवरेज, मीन डेविएशन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, सेमी इंटर जो क्वार्टाइल रेंज है और जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो चारों प्रकार हैं ये हमारे विचलन के प्रकार हैं, मतलब वेरिएबिलिटीज के प्रकार हैं। अब हमारा है प्रसार, अच्छा मतलब रेंज के बारे में बताया गया है। रेंज क्या है? रेंज प्रसार उच्चतम और निम्नतम अंकों की दूरी है। इसका उपयोग हम लोग आवृत्ति वितरण तैयार करने में कर चुके हैं, जैसा आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। जब हम प्रसार का फॉर्मूला लगाते थे तो कौन सा लगाते थे? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है औसतांक विचलन। औसतांक विचलन में क्या बोला जा रहा है? एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन जो है इसका एवरेज डेविएशन विचलन का वह माप है जिसका उपयोग वर्तमान शोध कार्यों में प्रायः देखने को नहीं मिलता है। विचलन के इस माप में औसतांक मीन जो है इससे लिए गए विचलनों के चिन्हों मतलब प्लस और माइनस जो है इसको महत्व नहीं दिया जाता है तथा समस्त विचलनों का औसत निकाल लिया जाता है। इसी कारण इसे किसी आंकिक श्रृंखला के विभिन्न अंकों की उस श्रृंखला के औसतांक से दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिम्पसन और काफ्का क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द एवरेज डेविएशन मतलब ऑल्सो कॉल्ड मीन डेविएशन, इनको बोलते हैं, मीन डेविएशन भी इसको बोलते हैं एवरेज डेविएशन को, इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द आइटम इन अ सीरीज फ्रॉम द एवरेज। ये किसने कहा? ये सिम्पसन और काफ्का ने कहा। वॉल्कर ने कह दिया कि द मीन डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम सम मेजर्स ऑफ सेंट्रल पोजीशन। तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये वॉल्कर ने कहा। किसने कहा? वॉल्कर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एडवर्ड डब्ल्यू मिनम ने कहा
मीनियम ने कहा, इसने कह दिया कि द एवरेज डेविएशन इज द मीन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच स्कोर एंड द मीन ऑफ द सेट स्कोर्स। ये किसने कह दिया? ये एडवर्ड ने कह दिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हमें अगर निकालने के लिए बोला जाए एमडी और एडी, तो एमडी और एडी निकालने का हमारा निम्नांकित फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा? एडी इज इक्वल टू, हम ये सिग्मा इसलिए लगाते हैं जब भी हम बहुत सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तब, ठीक है। अगर जैसे मीन हमें दिए गए हैं तो कि बहुत सारे मीन दे दिए गए हैं, उनको अगर हमें जोड़ना है तो हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डॉट बाई एन, तो एक्स जो है ये मीन के अंकों का विचलन है और जो एन है ये अंकों की संख्या है, और जो एक्स डॉट ये जो हमारा बार दिया गया है इसका अर्थ है चिन्हों को महत्व नहीं दिया गया। अब हमारा लिखा हुआ है नेक्स्ट, जैसा कि अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये हमारा प्रयोग होता है किसमें? सिग्मा। किसमें प्रयोग होता है? जब हम जोड़ते हैं x, मतलब जो भी हमारा इसमें दिए गई हैं संख्या, सारी संख्याएं, और यही वहाँ पर लिखा हुआ है जो भी मैं अभी ऊपर आपको बताई हूँ। अब हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है? स्किनर कहते हैं कि चतुर्थांश वे 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांकों के वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, और जो ओडेल है ये कहते हैं कि जो चतुर्थांश है ये विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थांश प्रसार प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के बीच की आधी दूरी होती है, ठीक है। ओडेल बोलते हैं, ओडेल ने ये बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब चतुर्थांश विचलन जो है इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। क्या होता है? QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। जो QD है वो क्या है? चतुर्थांक विचलन, मतलब कि क्वार्टाइल डेविएशन, और जो तृतीय चतुर्थांश है मतलब Q3 है, और प्रथम चतुर्थांश मतलब Q1 है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है इसका आविष्कार जब गैल्टन महोदय ने किया। अब देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन का विस्तार किसने किया? आविष्कार किसने किया? गैल्टन ने। किसने किया? गैल्टन ने। किसने किया? गैल्टन ने। क्वार्टाइल डेविएशन का आविष्कार किसने किया? गैल्टन ने। इंपॉर्टेंट है। उस समय वह जो क्वाड्रेट थे उसके लेटर्स ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि, एक मिनट यहाँ पे छिप गया, जो कि प्रिंस एल्बर्ट को लिखे गए थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। इन पत्रों में जो गैल्टन महोदय हैं इनका परिचय शब्द प्रोबेबल एरर से हुआ है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पॉइंट। जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन इसका किसने आविष्कार किया? गैल्टन ने। उस समय वह जो क्वेटलेट जो है इसके लेटर्स ऑन दी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रिंस एल्बर्ट को के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लेटर ऑन दी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा लिखा गया लेटर ऑन दी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा लिखा गया लेटर ऑन दी थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। याद कर लीजिए। तो ये जो था इसको ये पढ़ रहे थे, ठीक है। इन प्रपत्रों में गैल्टन महोदय का परिचय शब्द जो है ये प्रोबेबल एरर से हुआ। जो शब्द प्रोबेबल एरर है इसका प्रयोग जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है इसमें होने वाली जो त्रुटियां हैं उसका वर्णन करने में जो जर्मन खगोल शास्त्री द्वारा किया जाता था। जो गैल्टन है इन्होंने एंटर क्वार्टाइल रेंज के आधे को क्यू जो है ये कहा, और जो प्रोबेबल एरर है इसकी सरल गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया। आज प्रोबेबल एरर शब्द का प्रयोग केवल न्यायादर्श की विश्वसनीयता के संबंध में किया गया है। प्रदत्तों के विचलन का वर्णन करने के लिए अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले इसका प्रयोग किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। अब है एवरेज और मीन डेविएशन। इसमें मिल्स ने कहा है कि किसी पदमाला का समांतर माध्य या माध्यिका से लिए गए विचलनों के औसत को माध्य विचलन कहते हैं। और जो हमारे क्लार्क और शकाडे हैं इन्होंने कह दिया कि माध्य विचलन एक वितरण के पदों का माध्य अथवा माध्यिका से विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करके ज्ञात विचलनों की माध्य मात्रा है। इस गणना में विचलनों का माध्य निकाला जाता है, अतः इस माप को माध्य विचलन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क और शकाडे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अब इसमें प्रिकॉशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन है। इसमें कौन माध्य का प्रयोग किया जाता है? बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ना होता है, माध्य विचलन का गुणांक और संकेत अक्षर का प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो माध्य विचलन है ये 2 प्रकार के आंकड़ों से निकाला जाता है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। ये चीज़ आपको पहले भी बताई, बस आपको 2 ये आंकड़े याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। जो हमारा माध्य विचलन है अगर इसको निकाला जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं माध्य विचलन को? माध्य विचलन इज इक्वल टू जो वो जो एप्सिलॉन लिखा है dx/n, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले अभी बताई है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये प्रमाप विचलन जो अपकरिड है।
अब किरण है, इसका एक आदर्श वैज्ञानिक और सबसे अधिक लोकप्रिय माप है। इस माप का सुझाव सन 1893 में कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, इसका सुझाव कब दिया गया? 1893 में कार्ल पियर्सन के द्वारा। जो प्रमाप विचलन है इसका आशय किसी समंकमाला से में माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल से होता है। रीशमैन क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मानक विचलन को औसत विचलन का वर्गमूल भी कहते हैं। ओके, मानक विचलन को औसत विचलन का वर्गमूल भी कहते हैं। ये वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों के वर्गमूल का औसत होता है। ये वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों के वर्गमूल का औसत होता है। अब इसमें क्या है? इसमें है हमारा प्रमाप विचलन निकालने के लिए सूत्र क्या है? अगर प्रमाप विचलन निकालने के लिए सूत्र आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सूत्र आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे एडी, उसमें क्या था? एडी मैंने आपको एवरेज डेविएशन बताया था। ठीक है, एमडी क्या था? हमने एमडी के बारे में भी बताया था। तो बस ये जो हमारे ये लिखे होते हैं, जो कोड वर्ड लिखे होते हैं, बस इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको बस, और सारा सब कुछ मैं देख लूंगी। ठीक है, मैंने आपको तो सब बता ही दिया है और तो सारा मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। देखिए, अब एसडी क्या है? एसडी है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? हमारा फॉर्मूला है वर्गमूल जो सिग्मा डी स्क्वायर है बाई एन। तो इसका हमारा जो सिग्मा है ये क्या है? सिग्मा हमारा जो हमारी पदों की संख्या होती है एन हो गया। ठीक है, जो सिग्मा है जब हम बहुत सारी संख्याओं का योग करते हैं तो सिग्मा लगाते हैं, और जो डी है ये हमारा प्रत्येक विचलन का वर्ग होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको सिर्फ इसमें 3 पॉइंट पढ़ना है कि इसकी गणना सभी मूल्यों पर आधारित होती है, ये मध्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है, और ये वितरण का अधिक स्थिर मापक होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा 23 है कि सहसंबंधी की मापें, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन क्या है? इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि सहसंबंध जो है ये मूल रूप से दो परिवर्तियों के मध्य संबंध होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, मतलब कि जो हमारा ये कोरिलेशन है ये किसी दो के बीच में होता है, दो परिवर्तियों के मध्य के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, मतलब इसका अर्थ आपको बताना है। तो फर्ग्यूसन ने क्या कहा? फर्ग्यूसन ने कहा सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। ठीक, गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड जो है ये सहसंबंध गुणांक का वह अंक है जो ये बताता है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक संबंधित हैं कि एक परिवर्ती दूसरे परिवर्ती के साथ किस सीमा तक जाता है। वॉकर कहते हैं कि जो सहसंबंध गुणांक है, सहसंबंध गुणांक है सहसंबंध गुणांक जो है, सहसंबंध गुणांक दो प्रतिगमन गुणांक मतलब जो रिग्रेसिव कोएफिशिएंट हैं इनका औसत होता है। हाँ, प्रयोग किया जाने वाला औसत गणितीय ना होकर ज्योमेट्रिक मीन होता है। एडवर्ड क्या कहते हैं? एडवर्ड कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक को x और y के सह प्रसरण मतलब जो कोवेरियंस होता है, इसको x के प्रसरण मतलब वेरिएंस जिसको बोलते हैं, प्रसरण को वेरिएंस बोलते हैं, इसको y के प्रसरण वेरिएंस के गुणनफल के वर्गमूल से भाग देने पर प्राप्त भजनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये एडवर्ड ने कहा। अब हम पढ़ेंगे व्यवहारिक विज्ञान के शब्दकोश। इसमें क्या है? सहसंबंध एक सहगामी परिवर्तन है, वह सीमा जिस सीमा तक दो परिवर्ती साथ साथ परिवर्तित होते हैं। दो परिवर्तियों के सहसंबंध तब होता है जब किसी एक परिवर्ती में होने वाला परिवर्तन दूसरे परिवर्ती को प्रभावित करे या जब किसी एक परिवर्ती पर पड़ने वाला कोई प्रभाव दूसरे परिवर्ती को भी प्रभावित करे। ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम सहसंबंध की उपयोगिता, मतलब हम यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कोरिलेशन की। इसमें क्या है? सांख्यिकी जो है ये विश्लेषण में सहसंबंध के सिद्धांत और तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। सहसंबंध के मूल तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांस के खगोल शास्त्री जो ब्रावेस हैं, ब्रावेस ने सांख्यिकी विश्लेषण के सहसंबंधी के सिद्धांत को तकनीक का महत्व स्थान माना और इनके मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने किया? ये फ्रांस के खगोल शास्त्री थे। कौन थे? ब्रावेस। इन्होंने इसके मूल तत्वों का प्रतिपादन किया, लेकिन बिंदु रेखीय रूप में सहसंबंध तकनीक का अन्वेषण सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। सर फ्रांसिस गाल्टन जो है इनके द्वारा बिंदु रेखीय रूप में सहसंबंध तकनीक का प्रस्तुतीकरण किया गया या फिर अन्वेषण किया गया। ठीक, अब सन 1890 में कॉल्स-पियर्स द्वारा सहसंबंध गुणांक विधि का विकास किया गया। कब? 1890 में कॉल्स-पियर्स द्वारा सहसंबंध गुणांक विधि का जो प्रयोग किया गया, और जो सर फ्रांसिस गाल्टन है और जो कॉल्स-पियर्स है इनके द्वारा सहसंबंध की तकनीक जो है इसके आधार पर प्राणिशास्त्र और जनन विज्ञान की अनेक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया। इंपॉर्टेंट। अब देखिए नीस्वेंगर क्या कहते हैं?
प्रोफेसर निस्वेंगर ने लिखा कि सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायता करता है। विशेष महत्वपूर्ण चरों जिन पर अन्य चर निर्भर करते हैं को खोजने में सहायता देता है। अर्थशास्त्री को उन संबंधों को स्पष्ट करता है जिनसे गड़बड़ी फैलती है तथा उसे बहु रास्ते सुझाता है जिनके द्वारा स्थिरता लाने वाली शक्तियां प्रभावी हो सके। ठीक, अब हम मोर अराइबिलिटी फोरकास्टिंग पढ़ लेते हैं। इसमें टिपेट बोल देते हैं कि सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। ये देखिए छोटा है और ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। टिपेट के द्वारा कहा गया है कि सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। टिपेट करते थे वो, और बस उन्होंने भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार में कुछ ये बात कह दी। अब हमारी डायरेक्शंस क्या है कोरिलेशन के? जब एक परिवर्ती में होने वाला परिवर्तन दूसरे परिवर्ती को उसी दिशा में प्रभावित करे तो दोनों परिवर्तियों में धनात्मक सहसंबंध हो जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक अगर परिवर्ती है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है दूसरे परिवर्ती को उसी दिशा में प्रभावित करें तो दोनों परिवर्तियों में धनात्मक संबंध हो जाता है। ठीक, अब नीचे लिखा हुआ है कि जो सहसंबंध गुणांक है, सहसंबंध गुणांक +1 से -1 के मध्य विद्यमान होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पढ़िएगा जरूर से। सहसंबंध गुणांक जो ये +1 से -1 के मध्य विद्यमान होता है। H.E. गैरेट के शब्दों ने बोला कि जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इंडेसेस ranging over a scale which extend from -1.00 through 0.002 +1.00। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब दो प्रवृत्तियों में -1.00 +1.00 का सहसंबंध होता है तो ऐसे संबंधों को क्रमशः पूर्ण ऋणात्मक संबंध मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और पूर्ण धनात्मक संबंध मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। +1.00 और 0.00 के बीच पड़ने वाले सहसंबंध गुणांक धनात्मक गुणांक होते हैं। ठीक, -1.00 और 0.00 के बीच पड़ने वाले सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक गुणांक होते हैं, सभी को पता है। 0.00 सहसंबंध गुणांक जो है ये शून्य सहसंबंध गुणांक कहलाता है। देखिए इजी है। अब गिलफोर्ड महोदय जो है इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पे सहसंबंध गुणांक दे दिए हैं और संबंध दे दिया है। अब 0.00 से अगर +-0.20 के बीच में अगर हम संबंध निकालें तो ये नगण्य होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा। अब हमारा अगर +-0.21 से हम अगर +-0.40 से के बीच निकालें तो हमारा संबंध लो हो जाएगा। अब अगर हम +-0.41 से हम +-0.60 तक निकालें तो हमारा मॉडरेट हो जाएगा। +-0.61 से अगर हम +-0.80 तक निकालें तो हमारा हाई हो जाएगा। +-0.81 से +-0.99 तक निकालें तो हमारा वेरी हाई हो जाएगा। और अगर +-0.100 से निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण सहसंबंध मतलब कि परफेक्ट रिलेशन। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे है एडवर्ड डब्ल्यू मिनिमम कहते हैं। ये कहते हैं कि इफ वन इज टू स्पीक ऑफ कॉसेशन it must be on ground over the above those merely demonstrating association between the two variables। ये आपको याद रखना है, एडवर्ड मिनियम के द्वारा कहा गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। ये या आ सकता है कि इफ़ वन इज द स्पीक ऑफ कॉशेशन इफ मस्ट बी ऑन ग्राउंड्स ओवर एंड अबव दोज मेरली डिमोन्स्ट्रेटिंग एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये किसने कहा, ये कहा है मिनियम ने। किसने, एडवर्ड मिनियम ने। ये कॉसेशन और हमारा कोरिलेशन है, कार्यकरण जो कार्यकारण संबंध है और सहसंबंध है इनके बीच। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार इसके प्रकार। सहसंबंध के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक तथा ऋणात्मक निम्न प्रकार होते हैं इसके, लिखा हुआ है, 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो इसमें है धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लिखा है कि समंक मालाओं में
एक ही दिशा में परिवर्तन हो, अर्थात एक समंकमाला में अंक बढ़ने और दूसरी समंकमाला में भी अंक बढ़े या घटने पर घटे, तो ऐसे सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक, वस्तु के मूल्य, पूर्ति की मात्रा, व्यक्ति की लंबाई और उसका भार, पति पत्नी की आयु, वर्षा की मात्रा और कृषि उत्पादन प्रकार, ताप आदि। ठीक, अब अगर हम निगेटिव के बारे में पढ़ें तो जब एक समंकमाला के अंकों में वृद्धि होने पर दूसरी समंकमाला के अंकों में कमी होने लगती है, तो पहली समंकमाला में अंक की कमी होने पर दूसरी समंकमाला के अंक में वृद्धि हो तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि रेखीय और वक्र से रेखीय सहसंबंध क्या है, मतलब कि लीनियर और कर्वलीनियर, ये मतलब इसका कोरिलेशन क्या है। सहसंबंध का यह प्रकार दो समंकमालाओं में परिवर्तन के अनुपातों पर निर्भर करता है। यदि दो समंकमालाओं के समंकों में परिवर्तन का अनुपात स्थायी रहता है तो इसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सहसंबंधी की मात्रा। आपको जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं हाईलाइटेड तो है ही, अगर आपको समझ नहीं आया तो पढ़ सकते हैं उसको। लिखा है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की मात्रा या फिर परिमाण। लिखा है कि सहसंबंध की मात्रा को सहसंबंध गुणांक मतलब कॉफिशिएंट एंड कोरिलेशन द्वारा ज्ञात किया जाता है। परफेक्ट कोरिलेशन है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। और अब हमारा है कि जो हमारे मेथड्स हैं डिटरमाइनिंग कोरिलेशन के, वो कौन कौन से हैं। दो हैं, गुणनघात विधि और स्थित अंतर विधि। गुणनघात विधि में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में क्या होता है कि सहसंबंध ज्ञात करने की इस रीति का प्रतिपादन प्रसिद्ध प्राणीशास्त्रीय और सांख्यिकी विधि कॉल्ड-पियर्स द्वारा सन 1890 में किया गया था। ठीक, ये रीति जो है, ये रीति सहसंबंध की दिशा और मात्रा दोनों को स्पष्टता और सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करती है और इस कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग भी होता है। कॉल्ड-पियर्सन ने इनके सहसंबंध गुणांक को संक्षेप में आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। इनकी गणना समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के आधार पर की जाती है। अब परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो दो चर मूल्यों का सहसंबंध गुणांक आर दोनों समंकमालाओं में विभिन्न मूल्यों के उनके अपने माध्यों से लिए गए विचलनों के गुणनफल के योग में उनके प्रमाप विचलनों तथा पद युग्मों की संख्या के गुणनफल से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यदि इस परिभाषा को सूत्र के रूप में लिखा जाए तो हम ये लिखते हैं, बस आपको इसका सूत्र याद रखना है कि R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बाई एन इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। अब इसमें क्या है, इसमें उपयुक्त सूत्र को सह विचरण के आधार पर अगर हम निम्न रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा कि जो R है, R इज इक्वल टू को वेरियंस ऑफ x प्लस वाई वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। R क्या है, सहसंबंध गुणांक है। डी एक्स डी वाई क्या है कि x और y पदमाला जो होंगे उनको अलग अलग विचलनों के गुणनफल का योग होगा। जो हमारा डी स्क्वायर x है, ये क्या है, ये x पदमाला के अलग अलग प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन के वर्गों का योग होगा। और फिर डी स्क्वायर y क्या है, ये y पदमाला के अलग अलग प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन के वर्गों का योग होगा। अब हमारा है यहाँ पे स्थिर अंतर विधि मतलब रैंक डिफरेंस मेथड क्या है। इस विधि का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में किया गया था। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी आपको सब बताऊंगी, परेशान मत होइए। लिखा हुआ है कि स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि के आधार पर सहसंबंध गुणांक की जो गणना है वो इस फॉर्मूले के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, R1 इज इक्वल टू 1 + 6 सिग्मा एन डी 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, RX जो है ये क्या है, RR जो क्या है, ये क्या है, RR का प्रयोग रैंक कोरिलेशन के लिए किया जाता है। तकनीक रूप में इसके लिए ग्रीक भाषा के अक्षर जो ये रो है इसका प्रयोग किया जाता है। X ये हमारा जो सिग्मा डी स्क्वायर ये क्या है, प्रत्येक पदयुग्म के क्रम में अंतर का वर्ग और जो n है वो पदयुग्मों की संख्या है। स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक भी -1 से +1 की सीमाओं के अंदर आता है और सहसंबंध की मात्रा का निर्वचन कॉल्ड-स्पीयर की रीति की तरह किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 24 नंबर है लास्ट चैप्टर हमारा की द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या है, सांख्यिकीय विधियों के सैद्धांतिक वितरणों में सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण वितरण सामान्य वितरण मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब क्या है, नेचर ऑफ द नॉर्मल कर्व,
19वीं शताब्दी में जुआरियों की रुचि संयोग के खेलों में थी और वे उनमें जीतना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गणतज्ञों की सहायता मांगी। जो डी मो यहाँ पे ये चीज़ जरूर पढ़िएगा, जो परिणाम स्वरूप डी मोवरे थे। डीमोवरे 1733 इन्होंने सबसे पहले सामान्य वक्र के समीकरण का विकास किया। ठीक, उसके बाद गॉस लाप्लेस जो है, इन्होंने इस वक्र के प्रत्यय और संभाव्यता के प्रत्यय को और विकसित किया। दूसरे नंबर पे गॉस लाप्लेस, पहले नंबर पे डीमोवरे ने इसका सबसे पहले विकसित किया। इसी समय खगोल शास्त्रियों द्वारा निरीक्षण की त्रुटियों और इस वक्र के द्वारा दर्शाया गया। आज ये वक्र घंटे के आकार पर वक्र मतलब बेल शेप्ड कर्व जो है, और गॉसियन वक्र जो है मतलब गॉसियन कर्व जो है, और सामान्य संभाव्यता वक्र या डी मोवरे इसका वक्र के नाम से जाना जाता है। सामान्य संभाव्यता वक्र वह सममित मतलब सिमेट्रिकल वक्र है जो मध्य में सबसे अधिक ऊंचा होता है और क्रमशः दोनों किनारों की ओर घटता जाता है, इस पर आधार से नहीं मिलता। अब देखिए इसमें ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि सामान्य संभावित वक्र का गणितीय अमूर्तता मतलब मैथमेटिकल अब्स्ट्रक्शन जो है इसको एक विशेष समीकरण द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। एक गणितीय अमूर्तता के रूप में यह अनिवार्य रूप से वास्तविक संसार की किसी घटना के संबंध में निर्धारित नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम मतलब लॉ ऑफ नेचर नहीं है जैसा कि पिछली शताब्दी में समझा जाता था, परंतु उपयुक्त परिस्थितियों में किसी विशेष प्राकृतिक घटनाओं के संघ की व्याख्या के वर्णन करने में सामान्य वक्र उपयोगी होता है। नेक्स्ट है कि समस्त सामान्य वक्र मतलब सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं, और इसका एक अर्ध भाग दूसरे के समानुरूप होता है, अर्थात एक अर्ध दूसरे अर्ध का पूर्ण प्रतिबिंब होता है। ये एक बहुलिकी मतलब यूनि मॉडल होता है जिसमें बहुलांक जो है ये केंद्र होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग एट द सेंटर ऑफ द कर्व एंड वर्किंग आउटवर्ड द हाइट ऑफ द कर्व डिसेंड्स ग्रेजुअली एट फर्स्ट देन फास्टर एंड फाइनली शावर। ऐसे वक्र को क्षैतिजक धुरी और अनंत स्पर्शी वक्र मतलब एजिम्प्टोटिक जो कर्व है टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये कहते हैं। अब लिखा हुआ है कि जो ये देखिए जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें आपको बतानी है क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, सोच रही हूँ सब इसमें कवर कर दूँ तो आप बोर मत होइएगा। सामान्य वक्र के एक निरंतर वक्र मतलब कंटिन्यूअस कर्व है, ये स्थित हमारे लिए रुचिकर है क्योंकि हम जानते हैं कि निरीक्षक द्वारा प्राप्त मूल्यों से खंडित वितरण बनता है। यह प्रथम अवसर है जब हमें यह आभास होता है कि वास्तविक संसार की घटनाओं के लिए जब सामान्य वक्र का प्रारूप मतलब मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हमें केवल अनुमानित परिणामों की ही आशा करनी चाहिए। अब लिखा हुआ यह वक्र एक गणितीय इकाई है, अतः इसे निम्न समीकरण के द्वारा प्रतिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा? लिखा हुआ है कि y इक्वल टू n बाई सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस इसके पावर में लिखा हुआ है x माइनस म्यू इसका स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। y जो है x के किसी मूल्य के लिए वक्र की ऊंचाई है, x जो है स्थिरांक है, e आपको पता है, n आपको पता है आवृत्ति होती है, और ये वितरण के औसतांक और मानक विचलन है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ लीजिए, PE इज इक्वल टू 0.6745 इंटू सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू अगर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.4826 इंटू PE। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी जो है उसके बारे में। अब देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य संभाव्यता वक्र का आरोपण मतलब एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें है कि इस वक्र की में मापन की इकाई सिग्मा अंक या जेड अंक होती है, अतः प्रश्न हल करने से पहले प्राप्त या उपलब्ध अंकों को जेड अंकों में परिवर्तित करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा। अब इसमें लिखा है सामान्य वक्र की विशेषताएं, आप यहाँ पर विशेषताएं पढ़ लीजिए, और जो विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत जरूरी है पढ़ना। इस वक्र में जो औसतांक है, औसतांक को m से हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, मध्यांक को mdn से और बहुलांक को mo से। याद रखिएगा, औसतांक m है, mdn क्या है? हमारा मध्यांक है, और बहुलक है mo। एक मूल्य एक ही होता है। इस वक्र में माप की इकाई जो है ये सिग्मा अंक होता है। अगर इस वक्र में माप की इकाई देखेंगे तो सिग्मा अंक होगा। जब भी हमें इस वक्र से संबंधित गणना करनी होती है तो प्राप्तांकों को जेड अंकों या सिग्मा अंकों में परिवर्तित करते हैं, जेड अंकों या सिग्मा अंकों में। इस वक्र में जो m है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 सिग्मा के बीच 68.26% होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए फटाफट से, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 सिग्मा
के बीच 68.26% वैल्यू है, और फिर 2 का अगर लिखा हो तो इसके बीच की वैल्यू 95.44 है, अगर 3 का हो तो इसके बीच की वैल्यू 99.76%। ये अवस्थाएं जो हैं ये सन्निहित रहती हैं इसमें। इसमें लिखा है कि इसमें जो विकृत है गुणांक है ये शून्य होता है, ये जो वक्र है एक गणितीय मूर्तता होता है, और इस वक्र के द्वारा विचलन के भिन्न मापों की तुलना सरलतापूर्वक की जाती है। ठीक, अब डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी है। अब इसमें क्या है, सामान्य संभाव्य वक्र के औसतांक है, मतलब मीन है, मीडियन है और मोड है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जो हमारा ये लिखा हुआ है विकृति की गणना, कैलकुलेटिंग स्क्वेनेस जो है, ये इसका हमारा फॉर्मूला याद रखना है। एस के इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन बाई सिग्मा। एस के इज इक्वल टू स्क्वेनेस। नेक्स्ट हमारा ये सिग्मा है वितरण का मानक विचरण है, मीन है औसतांक वितरण का, और मीडियन है हमारा मध्यांक। अब हम बढ़ते हैं कुगुदता पे। कुगुदता क्या है? कुगुदता शब्द से तात्पर्य वितरण के नुकीलेपन से होता है। किसी वक्र के जो चुटीलापन या चटपटा, मतलब जो फ्लैटनेस होता है, इस वक्र की कुगुदता इसको इंगित करती है। ठीक है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कुगुदता के संदर्भ में जो मध्य कुदी है इसको वक्र कहते हैं। अधिक नुकीला क्या होता है? तुंगत कुदी होता है। अधिक नुकीला तुंगत कुदी होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो सामान्य वक्र से चपटा वक्र होता है उसको चरपट कुगत वक्र कहते हैं। ठीक, अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसके लिए सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ये लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला याद रखेगा। के यू इज इक्वल टू क्यू बाई P90 माइनस P10। ठीक है, क्यू चतुर्थांश विचलन, क्यू यू मतलब अभी तुमको आपको बताया क्यूकॉटिस मतलब कि कुकुदता, और P19 पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं। P19 क्या है, जो 19वां शतांश है, और P10 क्या है, 10वां शतांश है। तो गाइज ये होता है हमारा यहाँ पर एंड, आपका पूरा चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, और आप सारी चीज़ें पढ़िएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी में इसलिए बताई हूँ क्योंकि अभी आपको और भी प्रोवाइड कराना है, बस इसलिए फटाफट से आपको कंटेंट दे दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। और हाँ, पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 75 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब आपको 25 क्वेश्चन छोड़ने होंगे। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाए कि आपको छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। कि आपको जो चीज़ें आती हैं सबसे पहले उस पर टिक करना है, जो नहीं आता उस पर फोकस बाद में करना है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सब अच्छे से हो जाएगा। मैं आपके साथ में हूँ। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।